नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुसूदन गुप्ता, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ सुषमा हॉस्पिटल मुरादाबाद। आज हम गायनेकोमास्टिया और मेल बूब्स के बारे में चर्चा करेंगे और इसकी सभी विषयों पर सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। गायनेकोमास्टिया बेसिकली जो होता है ये जनरली यंग टीनेज बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जो लड़के होते हैं उनकी छाती का बड़ा हो जाना और छाती का लड़की की तरह देखने में लगना या छाती का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाना होता है। बेसिकली इसमें जो परेशानी होती है वो हार्मोन्स का डिसबैलेंस हो जाना। जो हमारे बॉडी के मेल और फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं, मेल का टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल का ईस्ट्रोजन होता है और थोड़ी मात्रा में मेल में भी ईस्ट्रोजन पाया जाता है। तो जब डिसबैलेंस हो जाता है इन दोनों हार्मोनों का, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है और ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, डिसबैलेंस दोनों चीज़ों का, तब ये गायनेकोमास्टिया देखने को मिलता है। बट हार्मोनल जो कारण होता है वो काफ़ी कम बच्चों में ही देखने को मिलता है। जो मेन कारण इसका होता है, इसका इडियोपैथिक हम इसे बोलते हैं अपनी डॉक्टरी भाषा में। इडियोपैथिक का मतलब होता है कि जिसका कोई कारण ना हो, जिसकी कोई वजह ना समझ में आए, उसे इडियोपैथिक बोला जाता है। और ये जनरली जो टीनेज बच्चे होते हैं 12 साल से 18-19 साल तक की उम्र में, इस समय में छाती के उभार का बड़ा हो जाना दिखाई देता है। और भी बहुत सारी इसकी वजह हैं, लेकिन जो मेन वजह है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा देखने में आती है, वो इडियोपैथिक ही है। दूसरे नंबर पे ये हार्मोन डिसबैलेंस, और तीसरे चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो ड्रग इनटेक, कुछ दवाइयों के इंट्रैक्शन से, जैसे स्टेरॉइड लेना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे किसी बच्चे का दवाई चल रही है या और कुछ इस तरह की दवाइयाँ चल रही हैं जिससे गायनेकोमास्टिया की परेशानी होती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसमें परेशानी क्या होती है, तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो कोई ऐसी कोई बॉडी में परेशानी नहीं है। बट बच्चे का जो टीनेज बच्चे का जो दिमाग उस समय ग्रोथ कर रहा होता है और जो वो अपने स्टडी में तैयारी कर रहा होता है, जो अपने एग्ज़ाम की, अपने कॉलेज के लिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा होता है, तो उसका मेंटली बैरियर एक ये बन जाता है और एक सोशल हरासमेंट और सोशल स्टिग्मा हमें बोलना चाहिए कि हाँ, बच्चा सोशलाइज नहीं हो पाता है। उसे अपने आप से ऐसा लगता है कि हाँ, अपने आप से वो कपड़ों में छिपाना चाहता है, टाइट कपड़े पहनता है, कई लेयर्स के कपड़े पहनते हैं। गर्मी में भी बच्चे मेरे पास आते हैं इस तरह के, मैंने देखा है कि हाँ, 2 शर्ट पहनी हुई है, अंदर टी शर्ट पहनी हुई है, ऊपर शर्ट पहनी हुई है, फिर एक टी शर्ट पहनी हुई है जिससे छाती दबी रहे, दिखाई ना दे। और बच्चे परेशान करते हैं स्कूल में, बच्चे साथ वाले जो फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, वो परेशान करते हैं। बच्चे को स्विमिंग करने में परेशानी होती है, जिम करने में परेशानी होती है, बाहर कहीं कपड़े बदलने हैं उसमें परेशानी होती है। तो ये सब मेंटल बैरियर रहते हैं। मेंटली बच्चा थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है और उसका दिमाग वहीं पे अटका रहता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए वो फोकस और कंसंट्रेट अपने माइंड को नहीं कर पाता है इन सब चीज़ों को लेते हुए। और सब लोगों से इस चीज़ की वो डिस्कस भी नहीं करना चाहता है, हर किसी को वो बताना भी नहीं चाहता है कि हाँ, मुझे ये परेशानी है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है और मुझे इस चीज़ का इलाज चाहिए। जबकि ये चीज़ कोई भी ऐसी, ये गायनेकोमास्टिया कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि हाँ, इसमें डे केयर प्रोसीजर होता है, सुबह से शाम तक के लिए हम बच्चे को भर्ती करते हैं, एक लाइपोसक्शन का प्रोसीजर होता है, वो करते हैं और बच्चे की छुट्टी करते हैं। बच्चा सुबह से शाम तक ही लगभग
सारी परेशानी दूर हो जाती है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम जो कारण और किस प्रकार के होते हैं ये, उस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं। जो अब हम इसकी बात करेंगे, हाँ ये कितनी तरह का होता है। तो अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें गायनोकोमास्टिया, तो ये 4 तरह का होता है। मोटा मोटी इसे 3 तरह से हम डिवाइड करते हैं। सिमेंस क्लासिफिकेशन होता है गायनोकोमास्टिया का, जो क्लास ए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 3 क्लास में डिवाइड होता है। और क्लास 2 के 2 पार्ट होते हैं, ए और बी। मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। क्लास 1 जो होता है उसमें माइल्ड इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ चेस्ट, इसका मतलब हुआ थोड़ी सी छाती की वृद्धि होती है, जो क्लास 1 होता है। क्लास 2 में 2 चीज़ें हो जाती हैं, 2A और 2B। 2A में जो छाती की वृद्धि है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन स्किन हैंग नहीं करती है। 2B में छाती की वृद्धि तो होती है, साथ में थोड़ी सी स्किन भी ज़्यादा हो जाती है। और अगर हम क्लास 3 की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसमें छाती की वृद्धि होती है, जो सीवियर गायनोकोमास्टिया बोला जाता है विद टोसिस हमारी लैंग्वेज में, जिसमें स्किन हैंग कर जाती है और छाती हैंग करती है। और कुछ लड़की की छाती की तरह से लड़के की छाती दिखनी चालू हो जाती है। तो इस तरह से ये 4 तरह का होता है। और इसका जितनी जल्दी क्लास 2 और 2A और 2B में अगर इलाज करा लिया जाए तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। क्लास 3 में भी इलाज किया जाता है। बहुत सारे बच्चे लेट आते हैं जब छाती काफ़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसमें स्किन रिडंडेंसी और स्किन का लटकना इतना ज़्यादा हो जाता है कि उस स्किन की पूरी खिंचावट या पूरी छाती मस्कुलर टाइप बनाने में थोड़ा सा कठिनाइयाँ आती हैं और उसमें समय भी लगता है। लेकिन क्लास 2A तक, जो 2B तक जो भी छाती बड़ी होती है उसमें स्किन की इतनी ज़्यादा रिडंडेंसी नहीं होती है, और हम लाइपोसक्शन करते हैं और जो कैनुला होते हैं उससे स्किन रिट्रैक्शन का हम कुछ यूज़ करते हैं, जिससे जो है मस्कुलर चेस्ट की शेप हम दे देते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इसका क्या इलाज किया जा सकता है। बहुत सारे मिथ हैं गायनोकोमास्टिया के बारे में। हाँ, एक चीज़ इलाज से पहले मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा। एक वर्ड होता है स्यूडो गायनोकोमास्टिया, which is little bit different with the true gynecomastia. True gynecomastia, which I am talking right now, but pseudogynecomastia is totally different condition. If we talk, these pseudogynecomastia is only seen in obese patients, and there is only excess of fat. केवल इसमें चर्बी ज़्यादा हो जाती है छाती में, और जो ग्लैंडुलर कंपोनेंट होता है वो नहीं बढ़ता है। और ये बच्चों की खास पहचान होती है कि वो चबी बच्चे होते हैं, मोटे बच्चे होते हैं, ओवरवेट बच्चे होते हैं। बट इट इज़ नॉट ए ट्रू गायनोकोमास्टिया, इट्स अ स्यूडो गायनोकोमास्टिया, क्योंकि ऑलवेज इन ट्रू गायनोकोमास्टिया वी सी दैट बोथ कंपोनेंट, फैट एज वेल एज ग्लैंड। दैट्स वाई इन अ ट्रीटमेंट पार्ट आई विल डिस्कस लेटर ऑन कि हाँ, हम जो इलाज करते हैं उसमें हमें दोनों चीज़ों को ही रिमूव करना अनिवार्य होता है। कि हम फैट के लिए तो लाइपोसक्शन करते हैं, बट एज वेल एज वी शुड रिमूव दैट ग्लैंड पार्ट टू। अदरवाइज जो पफीनेस ऑफ निप्पल है, पफीनेस ऑफ एरियोला है और पॉइंटेड निप्पल है, वो चीज़ की परेशानी केवल लाइपोसक्शन करने से ख़त्म नहीं होती है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट एक्सरसाइजिंग दैट ग्लैंडुलर टिश्यू बिहाइंड दैट निप्पल एंड एरियोला। तो इसमें जो हमारा प्रयास रहता है, हम सभी बच्चों की कोशिश करते हैं कि अगर इसमें दोनों कंपोनेंट हैं, फैट है और ग्लैंड है, तो हम फैट को लाइपोसक्शन करके, जो कि बहुत मामूली छेद, मुझे बोलना चाहिए 2 mm का हम छेद बनाते हैं, और वो भी इस तरह के स्किन क्रीज में बनाते हैं जो बाद में दिखाई नहीं देता है। इस तरह के 2 mm के छेद बना के उसमें लाइपोसक्शन कैन्यूला डाल के सारा फैट को लाइपोसक कर लेते हैं। और जो ग्लैंड बचती है उसके लिए हमें एक छोटा सा चीरा लेना होता है, वो भी करीब 1 सेंटीमीटर के आसपास का चीरा होता है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर का। और वो जंक्शन पे हम एरियोला और नॉर्मल स्किन के जंक्शन पे हम उसे कैमोफ्लेज कर देते हैं, क्योंकि एरियोला काले रंग का होता है और स्किन कलर की होती है। दोनों के जंक्शन पे जब हम उसका इंसीजन लेते हैं तो बाद में हीलिंग के बाद वो बॉर्डर पे कैमोफ्लेज हो जाता है, छिप जाता है, दिखता नहीं है किसी को भी।
तो दूसरे इंसिजन से हम ग्लैंड निकाल लेते हैं और ये बहुत सेफ प्रोसीजर है। लाइपोसक्शन गायनेकोमास्टिया के लिए ग्लैंड एक्सीजन ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। इसीलिए हम इसे डे केयर सर्जरी बोलते हैं। जो भी डे केयर सर्जरी होती हैं वो काफ़ी हद तक सेफ होती हैं, अच्छी परसेंटेज में। जब भी मरीज को रात में भर्ती नहीं किया जाता है अस्पताल में, सुबह से शाम तक सर्जरी करके उसे घर वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी परेशानी होने की संभावना बहुत कम और रेयर होती है। अगर ये किसी क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन के हाथ में हो रहा है तो काफ़ी बहुत रेयर है कि हाँ कोई परेशानी हो। हल्का फुल्का जो दर्द वर्द मतलब लाइपोसक्शन के बाद ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं जिसमें कोई परेशानी ना हो। जो थोड़ी बहुत परेशानियां रहती हैं वो ये हैं हल्का फुल्का ब्रूज होना लाइपोसक्शन के बाद, हल्का फुल्का माइल्ड टेंडरनेस, हल्का फुल्का पेन जो कि टैबलेट से कंट्रोल हो जाता है, वो सब भी थोड़ा सा रहता है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा इसमें, हम कहीं भी बॉडी कंट्यूरिंग करेंगे, कहीं भी लाइपोसक्शन करेंगे, चाहे वो गायनेकोमास्टिया हो, चाहे वो एब्डोमेन हो, चाहे फ्लैंक हो, वो चाहे लव हैंडल हो, चाहे वो थाई हो, चाहे वो आर्म हो, कहीं भी अगर हम लाइपोसक्शन करते हैं तो हमें कंप्रेशन देना मस्ट होता है उस जगह को। कंप्रेशन देने का मतलब होता है कि वहाँ पे हम थोड़ा सा एक कंपार्टमेंट टाइट कर दें, कोई इस तरह का कपड़ा पहनाएं जिसे हम प्रेशर गारमेंट बोलते हैं, जो वो उस चीज़ को फिक्स करके रहे, अंदर खून का रिसाव या अंदर और कोई परेशानी ना हो, जिससे और जो शेप हमने दी है वो शेप मेंटेन रहे। उस शेप को मेंटेन रखने के लिए हमें प्रेशर गारमेंट का यूज़ करना होता है, जो कि आई रिकमेंड दैट एवरीवन have to wear that pressure garment for at least 4 to 6 weeks after that any liposuction including gynecomastia। और गायनेकोमास्टिया कभी कभी ओल्ड एज में भी देखने को मिलता है, इट्स रेयर बट होता है। और कभी कभी रेयर चांसेस हैं, वेरी रेयर चांसेस हैं कि हाँ लिटरेचर में बहुत कम इस तरह की चीज़ें पब्लिश हैं कि हाँ गायनेकोमास्टिया कैन टर्न टू सम मैलिग्नेंट कंडीशन, बट इट्स वेरी रेयर। दैट मीन्स कि हाँ गायनेकोमास्टिया है वो कैंसर में बदलाव हो जाए, बट इस तरह की कंडीशन बहुत रेयर, बहुत कम देखने को मिलती हैं। दूसरी चीज़ एक और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, गायनेकोमास्टिया में कभी कभी, इट्स नॉट ऑलवेज, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, गायनेकोमास्टिया में थोड़ा सा टेंडरनेस बिहाइंड दैट ग्लैंड, बिहाइंड दैट फैट, थोड़ा सा टेंडरनेस और दर्द और अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट, आई शुड से डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा रहता है, बट ये जरूरी नहीं है कि सबको हो और जिसको दर्द है उसे ही गायनेकोमास्टिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलेंगे। धन्यवाद।